आज एक बार पुनः माननीय श्री ओम प्रकाश रावत जी, जो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं और विभिन्न प्रशासनिक पदों पर उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। पिछली 2 बार से हमारे बीच में मार्गदर्शन आपने प्रदान किया है। ट्राइबल इशूज को लेकर के पिछली बार आप हमारे बीच में थे और इसके पहले भी आपने इलेक्शंस रिफॉर्म को लेकर के जो चर्चा हुई थी उसमें भी आप हमारे बीच में थे और अपना मार्गदर्शन आपने प्रदान किया। रावत साहब के बारे में आप सभी को जानकारी है कि कोई उनके लिए इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। वो बहुत ही महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएं उन्होंने दी हैं। मध्य प्रदेश की यदि बात करें तो उन्होंने जो चीफ मिनिस्टर के वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे हैं। ट्राइबल वेलफेयर में उन्होंने अपनी सेवाएं प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पे दी हैं। और नरसिंहपुर इंदौर के आप कलेक्टर रहे हैं, वहाँ पर आपने अपनी सेवाएं दी हैं। वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट में भी आपने अपनी सेवाएं दी हुई हैं। और आप 2 बार 2015 के दरमियान 2 बार आप इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं और फिर मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर आप 2018 में आपने अपनी सेवा दी है। इस दरमियान दर्जनों राज्यों में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और वाइस प्रेसिडेंशियल और इस तरह से प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में को आपने मॉनिटरिंग की और हर तरह से आपने निरंतर अपनी एक बेहतरीन आपने सेवाएं दी। और ट्राइबल इशूज को लेकर के जिस तरह से पिछली बार भी वनाधिकार इशूज को लेकर के हमने बात की थी, चर्चा हुई थी, आपने मार्गदर्शन प्रदान किया था। आपको और आपकी पूरी टीम को एक अवार्ड भी मतलब गवर्नमेंट की तरफ से मिला था। तो आज हमारे बीच में एक बार पुनः है माननीय रावत साहब हैं और वो आज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो एक अक्सर मुद्दा रहता है विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच में भी विशेष तौर पे चर्चा का विषय रहता है, इसके डाउट्स को लेकर के पिछली बार जैसे कि हम लोग मीटिंग कर रहे थे तो हमने ये देखा कि कुछ हमारे पार्टिसिपेंट्स ही थे, उन्होंने कुछ चैट बॉक्स में इस तरह से मैसेज किया था कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में ये सब गड़बड़ियां ऐसे वैसे करके। तो हम कहते हैं कि वो आपके डाउट्स हैं तो डाउट्स भी आपके क्लियर होंगे। वो सारे जो बातें हैं, हालांकि सुप्रीम कोर्ट का भी इसमें वर्डिक्ट आ चुका है और ये सब क्लीन चिट मिल चुकी है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। फिर भी जो डाउट्स रहते हैं उसके विषय में एक चर्चा हमेशा ही की जा सकती है। तो जो भी आप लोगों के डाउट्स हैं आप अपने प्रश्न भी रख पाएंगे और हमारे बीच में माननीय रावत साहब आप लोगों को सबको संबोधित करेंगे। सर, स्वागत है आपका एक बार पुनः। धन्यवाद द्विवेदी जी। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है और पिछले जो वनाधिकार वाली मीटिंग थी उसमें आपके कुछ साथियों ने इस पर प्रश्न उठाया था, तो मैंने इसीलिए इसको स्वीकार भी किया। मैं शुरू करूंगा 2 चीजों से। एक तो अभी हाल ही में ब्राजील में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट डाले गए 2 अक्टूबर को, और वहां भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से वोटिंग होती है। उसमें जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं जेर बोल्सोनारो, जो पिछली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से हुए चुनाव में 55% वोट पाकर जीते थे और उस समय इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर कोई प्रश्न नहीं उठा था, इस बार वो पिछड़ गए थोड़ा। 2 अक्टूबर के वोट में उनको 43% के लगभग वोट मिले और जो लूला दा सिल्वा जो पहले रहे हैं उनको 48% वोट मिले। उनके यहाँ के कानून में यह है कि जब तक किसी को 50% से ज्यादा वोट ना मिले तब तक वो जीता हुआ नहीं माना जाएगा। तो अब एक रन ऑफ इलेक्शन होगा 30 अक्टूबर को और उसके बाद तय हो पाएगा कि राष्ट्रपति कौन बना है। तो जिन्होंने पिछली विजय के समय कोई इशू नहीं उठाया था, इस बार चूंकि वो हार रहे हैं 43% पे हैं, तो उनने इशू उठाया। ये सब ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से जो ट्रांसमिट हुआ डेटा, जो मतगणना हुई, इसमें हमारे प्रतिनिधि को साथ में नहीं रखा गया और इसलिए हमें इसमें संशय है कि उसमें कुछ गड़बड़ी हो सकती है। उन्होंने ईवीएम पर कोई प्रश्न नहीं उठाया, उन्होंने सिर्फ प्रक्रिया पर प्रश्न उठाया कि जब आप ये गणना करते हैं, टोटलिंग करते हैं और ये सब करते हैं, तो आप हमारे प्रतिनिधि को वहां पर उपस्थित नहीं रहने देते। इससे साफ जाहिर है कि अमेरिका जैसे क्षेत्र में, ब्राजील जो है अमेरिका के क्षेत्र में आता है, साउथ अमेरिका में, वहां पर इसकी कितनी एक्सेप्टेबिलिटी है। और 30 अक्टूबर को आप देखिएगा पूरा रिजल्ट फिर से आ जाएगा और उसमें कोई कंट्रोवर्सी, मुझे नहीं संभावना लगती कि कोई कंट्रोवर्सी होगी। हमारे यहाँ ये इतिहास रहा है कि जब भी ईवीएम से
कोई जीतता है, 90%, 95% सीट भी मिल जाती है, तो भी वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का आदर करता है, सम्मान करता है, कोई प्रश्न नहीं उठाता। लेकिन वही राजनीतिक दल, वही नेता, जब वो हारने लगता है, कहीं हार जाता है, तो वो सीधा ईवीएम पर उंगली उठाता है, अपनी तरफ नहीं देखता है कि उस क्षेत्र में जहां से वो हार रहा है वहां उसने कुछ किया ही नहीं, या जो कुछ भी किया वो सब जनता को पसंद नहीं आया, इसकी वो चिंता नहीं करता है। वो सिर्फ ईवीएम पर प्रश्न उठाता है। और जब उससे ये पूछा जाता है कि भाई दूसरे क्षेत्र में तो आपको 90%, 95% सीट मिली, उस समय क्यों नहीं उठाया आपने, तो वो कोई जवाब नहीं दे पाते। तो इसलिए ये एक थोड़ा सा शगल सा बन गया है कि हारे हुए लोग उस पर प्रश्न उठाते हैं, और इसमें कोई भी पार्टी अछूती नहीं है। 2009 के इलेक्शन में वर्तमान रूलिंग पार्टी ने तो इतना बड़ा प्रश्न उठाया था और एक किताब भी छपवा दी थी। उसके बाद से जितनी भी पार्टियां हारी हैं उन सब ने ईवीएम पर प्रश्न उठाया, और सब चाहते हैं कि बैलेट से चुनाव हो। जबकि अगर आप इतिहास में जाएं तो बैलेट से चुनाव होते होते कई तकलीफें सामने आई। सेशन साहब के समय में ये तकलीफ सामने आई थी कि पोलिंग स्टेशन वाइज बैलेट पेपर से कितने वोट किसको मिले, वो जानकारी मिल जाने पर जो जीती हुई पार्टी जिसकी सरकार बनती है वो बाद में वहां के वोटर्स के प्रति दुर्भावना रखती है, उनकी उपेक्षा करती है और उनको हरासमेंट मिलता है। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने फिर उसमें मिक्सिंग की व्यवस्था कर दी कि भाई पहले बैलेट जो हैं 14 मशीनों के निकाले जाएंगे, उनके 25-25 के बंडल बनाए जाएंगे, और उसके बाद काउंटिंग होगी मिक्सिंग के बाद। तो ये नहीं पता चलेगा कि किस पोलिंग स्टेशन से उनको कितने वोट मिले हैं। इससे काउंटिंग में बहुत समय लगने लगा। अब वहां काउंटिंग स्थल पर लंच डिनर की व्यवस्था, लेटने की व्यवस्था, शौचालयों की बड़ी लंबी व्यवस्था, काफी व्यवस्थाएं करनी पड़ी। और उस समय मैंने सर्विस ज्वाइन की थी और मैंने खुद एक काउंटिंग टेबल पर काउंटिंग सुपरवाइजर के रूप में काम किया, तो 3 दिन लगे थे। और अपने यहाँ इतनी लंबी प्रक्रिया में गलती होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि विघ्न संतोषी तत्व हर पार्टी की तरफ से, हर कैंडिडेट की तरफ से एक्टिव रहते हैं, और उनका एनर्जी लेवल बहुत हाई रहता है, क्योंकि उन्हें कंटिन्यूअस दिन रात काम नहीं करना पड़ा है, जबकि काउंटिंग टेबल पर बैठे लोगों को दिन रात काम करना पड़ा है। तो ऐसे में गड़बड़ी होने की, गलती होने की गुंजाइश बढ़ जाती थी और बहुत परेशानी होती थी। कई बार रिकाउंट भी करा देते थे, तरह तरह की दिक्कतें होती थी। इसलिए इलेक्शन कमीशन ने 1977 से कोशिश की थी कि हम एक ऐसा सिस्टम बनाएं जो न केवल विश्वसनीय हो बल्कि बहुत जल्दी मतगणना कर दे, रिजल्ट दे दे। और दूसरी बात इलेक्शन कमीशन के दिमाग में ये थी कि बैलेट पेपर के समय हमारे बहुत से मतदाताओं के मत जो हैं इनवैलिड होते थे, और पूरे विश्व में मजाक बनता था कि भारत देश में अभी भी 5% वोटर जो हैं उन्हें वोट डालना तक नहीं आता है। इस तरह की चीज होती थी। 4%, 3% जितने इनवैलिड होते थे उन सबको मजाक होता था हमारी जनता का, हमारे वोटर का, कि उसको वोट डालना भी नहीं आता। तो इन सब चीजों को खत्म करने के उद्देश्य से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इन्वेंशन किया गया इलेक्शन कमीशन के कहने पर, और बड़ी सुरक्षित पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को चुना गया, जहां डिफेंस के सबसे सुरक्षित इक्विपमेंट बनाए जाते हैं, जिनकी तरह तरह की स्पाइंग और दूसरी तरह की डर रहते हैं, वल्नरेबिलिटी रहती है, और इसलिए वो इतने सिक्योर मैन्युफैक्चरिंग एरिया में बनाए जाते हैं कि वहां कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ऐसे 2 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में वहां इनका विनिर्माण शुरू हुआ। शुरू होने के बाद इलेक्शन कमीशन ने केरल में एक विधानसभा क्षेत्र में 1982 के आसपास इसका उपयोग कर लिया, जबकि कानून में केंद्र सरकार ने उस समय तक संशोधन नहीं किया था कि बैलेट पेपर के साथ साथ ईवीएम से भी चुनाव कराए जा सकते हैं। उसमें उनका तर्क ये था कि 1977 में सुप्रीम कोर्ट ने ये एक रूलिंग दी थी कि यदि किसी चुनौती का सामना इलेक्शन कमीशन को चुनाव के दौरान करना पड़े और कानून में कोई प्रावधान ना हो, तो इलेक्शन कमीशन जो करेगा वही कानून सम्मत माना जाएगा।
इसका सहारा लेके उनने उसमें कुछ पोलिंग स्टेशन में ईवीएम लगाई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पूरे इलेक्शन को ही रद्द कर दिया विधानसभा क्षेत्र परूर के, और कहा कि देखिए कानून में प्रावधान है इसमें कि बैलेट से चुनाव होंगे, इसलिए आपने जो कुछ पोलिंग स्टेशन में ईवीएम लगाई वो ठीक नहीं है और ये चुनाव हम रद्द करते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जो कानून में बदलाव हुआ, उसके बाद जो उपयोग शुरू हुआ वो 1998 से हुआ। उस समय मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के चुनाव थे विधानसभाओं के, और उनमें कुछ चुनाव क्षेत्रों में इनका उपयोग शुरू हुआ। बाकी वर्ष 2000 के बाद लगभग सभी जगह ईवीएम से ही चुनाव होने लगे। इस बीच एक पिटीशन लगा सुप्रीम कोर्ट में कि ईवीएम में वोट डालने वाले को ये दिखता नहीं है कि उसका वोट किसको गया है, और वाकई उसी व्यक्ति या उसी चुनाव चिन्ह पे गया है जहां उसने बटन दबाया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में एक निर्देश दिया इलेक्शन कमीशन को कि आप इसके साथ कोई ऐसी व्यवस्था करिए कि उसको बटन दबाते ही पता लग जाए कि उसका वोट इस चुनाव चिन्ह, इस कैंडिडेट, इस पार्टी को गया है। इलेक्शन कमीशन ने उसके लिए एक नई मशीन भी बनवाई इन्हीं डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से। उसका नाम वीवीपैट, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। मतलब इसमें पेपर ऑडिट ट्रेल रहता है, पेपर रहता है, उस पर जिसने वोट जिसको दिया है उसका सिंबल, उसका नाम वगैरह पर्ची पर आ जाता है, वोटर देख सकता है और फिर वो कट के उसी मशीन में नीचे गिर जाती है, और ये रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन के पास 5 साल के लिए सुरक्षित रह सकता है। मतलब आपके पास इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी है और हार्ड कॉपी रिकॉर्ड भी पूरी वोटिंग का है। तो इस तरह से वीवीपैट के आ जाने से और भी अच्छी ट्रांसपेरेंसी इसमें आ गई कि वोटर को दिख भी रहा है, और अगर मान लीजिए बटन उसने कोई दूसरा दबाया और दूसरा वोट उसमें दिख रहा है, वो तुरंत प्रिजाइडिंग ऑफिसर को शिकायत करता है और उस पर से प्रिजाइडिंग ऑफिसर सारी चेकिंग करके नियम के अनुसार कार्रवाई करेगा। अगर मशीन खराब है तो उसको बदल देगा, अगर मशीन ठीक है तो फिर उस तरह से आगे एक्शन लेगा वो। तो इन सब व्यवस्थाओं के बाद हमारे इक्विपमेंट की इतनी अच्छी व्यवस्था हो गई कि जब 2017 में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, इन सब इलेक्शंस के बाद कुछ पार्टियों ने बहुत हल्ला मचाया कि ईवीएम जो है बहुत ही मैनिपुलेबल है, गड़बड़ है, वल्नरेबल है, इसलिए हमें तो इन चुनाव परिणामों पर विश्वास नहीं है। उस समय इलेक्शन कमीशन ने तय किया कि हम एक ईवीएम चुनौती ऑर्गेनाइज कर रहे हैं 5 दिन के लिए। जून 2017 में सारी पार्टियों को आमंत्रण है कि इन 5 राज्यों में जहां चुनाव हुए हैं आप अपने प्रतिनिधि भेज दीजिए। जिस जिले में आप सोचते हैं कि गड़बड़ी है, मशीन खराब रही है, वहां जाएं, वो उनको स्ट्रांग रूम खोल के खुली छूट दी जाएगी कि जिस पोलिंग स्टेशन की मशीन पे वो उंगली रखेंगे वो मशीन निकाल ली जाएगी और उसको सिक्योरिटी में और उनके साथ उनकी उपस्थिति में दिल्ली लाया जाएगा। और दिल्ली में 2 जून से लेकर 7 जून तक ये चुनौती आयोजित रहेगी, जहां आप, आपके इंजीनियर, सब लोग आके कोशिश कर सकते हैं कि कैसे मैनिपुलेशन हो सकता है, एक वोट इधर का उधर हो सकता है, कुछ कर सकते हैं तो आप करिए, और इलेक्शन कमीशन मान जाएगी अगर आपने एक वोट का भी इधर से उधर दिखा दिया कि, और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन खत्म कर दी जाएगी। आप सोचिए उस चुनौती में कोई भी राजनीतिक दल सामने नहीं आया, एक भी नहीं आया। दूसरे या तीसरे दिन 2 दलों के कुछ प्रतिनिधि आए तो हम लोगों को अच्छा लगा, जिज्ञासा हुई कि चलिए इनसे हम करा लें, लेकिन उन्होंने बताया कि हम चुनौती के लिए नहीं आए, हमने इस अवसर का फायदा उठाना है और ईवीएम के बारे में ज्यादा जानने के लिए उपयोग किया है, इसलिए आप हमें बता दीजिए, इंजीनियर साहब के सामने रख दीजिए और हमें वो बता दें, जो जो भी हमारी जिज्ञासाएं हैं वो हमें शांत कर दें। तो वो शांत करके अपनी जिज्ञासाएं चले गए, संतुष्ट होकर वो चले गए, और कोई भी पूरे 7 दिन तक नहीं आया कि ईवीएम चुनौती को वो स्वीकार करे। इसके बाद भी इलेक्शन कमीशन ने कोशिश की कि बहुत लोगों के दिमाग में कई तरह के प्रश्न घूमते रहते हैं, तरह तरह के डेमोन्स्ट्रेशन लोग करा के लोगों को बहलाने बरगलाने का काम कर रहे हैं,
तो उन्होंने एक ईवीएम स्टेटस पेपर बनाया जिसमें सारी शंका कुशंका प्रश्न सब का समावेश किया गया और इसको पब्लिक डोमेन में डाल दिया गया हिंदी और अंग्रेजी में कि आप पढ़ लीजिए। हर शंका का समाधान उसमें है कि डेवलप्ड कंट्री इसे क्यों नहीं यूज करते हैं, जर्मनी ने क्यों बंद किया इसको, अमेरिका में क्यों सारे राज्य नहीं करते, कुछ ही राज्य इसका उपयोग करते हैं, लैटिन अमेरिका में क्यों कुछ ही देश यूज करते हैं, अफ्रीका में क्यों कुछ ही देश यूज करते हैं, हम क्यों नहीं अमेरिका के बाकी राज्यों की तरह बैलेट पेपर करते हैं। ये सब प्रश्नों के उसमें अच्छी तरह से जवाब दिए हुए हैं पूरे विस्तार से, और ईवीएम और वीवीपैट के बारे में पूरी जानकारी दी। और मुझे खुशी है बताते हुए कि 2021 में इसका चतुर्थ संस्करण, चौथा एडिशन इलेक्शन कमीशन ने निकाला है, जिसमें 2018 से लेकर 21 तक की सारी बातें, सारे शंका कुशंका, सारे डिमॉन्स्ट्रेशन, सबके बारे में खुलासा किया गया है कि कितने फ्रॉड हैं, किस तरह से बनावटी हैं और किस तरह से इनको जो है एक निहित स्वार्थ के जरिए, निहित स्वार्थ के उद्देश्य से ही सामने लाया गया है। इस एडिशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से, हिंदी में आप प्रिंट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अपने साथियों को भी बता सकते हैं। उसके बाद भी अगर कोई प्रश्न आपका रह जाता है ईवीएम के बारे में, तो मेरा फोन, मेरा ईमेल एड्रेस सभी द्विवेदी जी के पास और अन्य लोगों के पास मैंने शेयर किया हुआ है। आप उसको ले सकते हैं और उसको भविष्य में भी कभी भी जब भी आपको जिज्ञासा हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब मैं एक मुख्य बात करूंगा, यहाँ पे शायद एक इंजीनियर साहब भी हैं। अपने चुनाव में जो खर्च की सीमा कैंडिडेट की है वो 70 लाख है लोकसभा के लिए और लगभग 28 लाख विधानसभा के लिए। कोविड के कुछ उपक्रमों के लिए इसको बढ़ाया गया है लास्ट इलेक्शन में, लेकिन पार्टी के खर्चे पर कोई सीमा नहीं है। तो एक अखबारी समाचार के अनुमान के अनुसार अपने राष्ट्र स्तर के सामान्य निर्वाचन में 50 से 60 हजार करोड़ खर्चा होता है, ऐसा उसका अनुमान है। ऐसा पूरा खर्चा प्रचार में और दूसरी चीजों में 50 हजार करोड़ से ज्यादा खर्चा हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी बहुत लोगों को दिखती है, लेकिन ईवीएम और वीवीपैट पर विश्वास बने रहने के कारण, आम जनता का विश्वास बने रहने के कारण वो इसमें अपना दखल नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे विघ्न संतोषी तत्व, ऐसे कुछ कुत्सित दिमाग वाले लोग भी लगे रहते हैं हर चुनाव के पहले डिमॉन्स्ट्रेशन करना, हर चुनाव के पहले बताना कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये देखिए ईवीएम में ये करके दिखा दिया हमने, वैसा जादू कर दिया, तरह तरह की चीजें करते रहते हैं, लेकिन सफल नहीं हो पाते हैं क्योंकि इस मशीन का कोई तोड़ है नहीं। अगर ऐसा हो कि किसी के पास ऐसा सिमसिम का फॉर्मूला मिल जाए कि वो एक वोट भी इधर का उधर कर सके, तो ये 50 हजार करोड़ का बिजनेस उसके सामने है। आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि इधर उधर भाषण देने, इधर उधर डिमॉन्स्ट्रेशन करने, इस तरह की चीजें करने से क्या फायदा। अरे अपने पास रखो उस सीक्रेट को, स्टार्टअप खोलो और 2 साल में ही यूनिकॉर्न बन जाओ 1 लाख करोड़ के, आसानी से कर सकते हो। लेकिन क्योंकि उन्हें खुद विश्वास नहीं है, खुद वो जानते हैं कि ये नहीं हो सकता, इसलिए वो ऐसा नहीं कर पाते हैं। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि ईवीएम की तकनीक सदैव विकसित की जाती रही है इलेक्शन कमीशन द्वारा। सबसे पहली ईवीएम को इलेक्शन कमीशन ने मार्क 1 ईवीएम कहा और उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आई तो नई टेक्नोलॉजी वाली मार्क 2 ईवीएम आई जो 2006 में आई। लेकिन उससे भी बढ़िया मार्क 3 ईवीएम 2018 से वोटिंग के लिए उपयोग में लाई जा रही है, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत बढ़ता जा रहा था। कई क्षेत्रों में तो 200, 250 कैंडिडेट खड़े हो जाते थे और हमारी जो मार्क 2 ईवीएम थी उसमें सिर्फ 64 कैंडिडेट का ही इंतजाम था। तो ये मार्क 3 ईवीएम लाई गई जिसमें 300 से ऊपर कैंडिडेट का इंतजाम है। 300 से ऊपर अगर एक क्षेत्र में खड़े हो जाएं तो भी हम उसमें समावेश कर सकते हैं। दूसरी इसमें बहुत खास बात यह रखी गई तकनीक में कि अगर कोई दुर्भावना से इस ईवीएम को छुएगा तो ये फैक्ट्री मोड में चली जाएगी
मतलब ये फिर काम नहीं करेगी जब तक कि इसे फैक्ट्री वापस ना भेजा जाए। तो अगर जो हमारी पोलिंग पार्टी है अगर वही कभी कुछ गड़बड़ कर दे या गिरा दे या कुछ ऐसा कर दे तो ये फैक्ट्री मोड में चली जाएगी, फिर ये काम नहीं करेगी। आपने देखा होगा कार पे अगर आप हाथ लगा दें तो उसका अलार्म बजने लगता है, बिल्कुल उसी तरह का है ये। इतना सेंसिटिव और इतना बढ़िया मशीन है कि इसके किसी भी तरह से खोलने, उसमें कोई भी गड़बड़ी करने की कोई गुंजाइश नहीं रखी गई है। और वीवीपैट साथ में होने से जो एडिशनल ट्रांसपेरेंसी वोटर के लिए मिली है उसको मैंने देखा गांव-गांव में जाकर कि लोगों में बहुत उत्साह बढ़ा, लोगों में इसके प्रति बहुत विश्वास बढ़ा और लोगों ने बताया कि इसके आ जाने से अब हमें पूरी तरह से निश्चिंता हो गई है कि बाकी जो राजनीतिक दल और दूसरे इंजीनियर लोग ये करते रहते हैं तरह तरह के डेमोन्स्ट्रेशन और ये सब बकवास हैं, बेकार हैं और इनका कोई मतलब नहीं है। अंतिम बात मैं जो कहना चाहूंगा कि कोई भी सिस्टम कितना भी फुल प्रूफ क्यों ना हो वो एकदम वल्नरेबल हो जाएगा अगर वो ऐसे व्यक्तियों के हाथ में दिया जाए जो चरित्रवान ना हो, जो बेईमान हो सकते हों, जो ताकतवर के दबाव में आ सकते हों और जो एल्योरमेंट के उसमें आ सकते हैं, तो वो सिस्टम खराब हो जाएगा। बैलेट पेपर भी तुरंत ठक ठक करके वो डाल सकता है, आदमी कुछ भी कर सकता है बैलेट पेपर के साथ। इसी तरह से ईवीएम की चूंकि उसे ट्रेनिंग मिली हुई है तो उसमें भी वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन इसको ना करने देने के लिए इलेक्शन कमीशन के प्रशासनिक इंतजाम बहुत तगड़े हैं। जो पोलिंग टीम बनती है 5 और 6 लोगों की, वो रेंडमाइजेशन होता है 3 बार। पता नहीं रहता है लोगों को कि आपकी टीम में कौन कौन लोग होंगे। केंद्र सरकार का भी एक कर्मचारी रहता है, राज्य सरकार के भी अलग अलग विभागों के कर्मचारी होते हैं और जिस दिन वोटिंग के लिए आपको रवाना करना होता है उसी दिन आपको पता चलता है कि आपकी पोलिंग पार्टी में कौन कौन लोग हैं। उसके पहले आपको पता नहीं चलता और जैसे ही ये पता चलता है उसके बाद आप घर नहीं जा सकते, कहीं नहीं जा सकते, सीधा सामान लेके पोलिंग स्टेशन जाना है। तो आप ना किसी से कांटेक्ट कर सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, किसी भी तरह की दुरभिसंधि आप नहीं कर सकते, आप पर किसी तरह का ऐसा दबाव डाला जा सकता है 5 लोग एक मत हो जाएं बड़ी करने। इस चरित्र की प्रॉब्लम के लिए ये व्यवस्था बहुत अच्छी है। इसी तरह से उसको ईवीएम को सुरक्षित लाना, सुरक्षित रखना और काउंटिंग टेबल पर लाना, काउंटिंग टेबल पर खोलना, इसके बारे में सारे राजनीतिक दल और उम्मीदवारों को पूरा रिकॉर्ड दिया जाता है। ईवीएम का क्यूआर कोड दिया जाता है, वो मिलान कर सकते हैं, सब चीज दी जाती है और सब चीज उन्हें दिखाई जाती है। उनको संतोष कराया जाता है कि ये वही ईवीएम है जो आपके उस पोलिंग स्टेशन पे यूज हुई है और सील सुरक्षित है। आपके जो वहां पे पोलिंग एजेंट थे उनके दस्तखत सुरक्षित हैं सील पर, सब कुछ दिखा के फिर उसे खोला जाता है और फिर काउंटिंग शुरू की जाती है और उसका परिणाम घोषित किया जाता है। तो मुझे तो इतना ही कहना है। आपको अगर कोई प्रश्न इसके ऊपर पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ईवीएम से जुड़े हुए कई सारे जो मिथक हैं उनके बारे में भी विस्तार से आपने चर्चा की और निश्चित तौर पे मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे हमारे बहुत सारे जो साथी जुड़े हुए हैं उनके प्रश्न होंगे, लेकिन प्रश्नों को हम थोड़ा सा और बाद में लेते हैं और आप लोग